नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है बलराज जी आपका। जी, कल हमने एक नमस्कार। कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स और प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कशन का एक प्रोग्राम और एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम लगाने के लिए कवायद की थी। कल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत सारे लोगों ने देखा और उसमें मुबारकबाद भी दी। आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण 3 केसों पर जो सुप्रीम कोर्ट में आज एड्रेस हुए और जिनके बारे में चर्चा हुई और मैं आपके एक्सपर्ट कमेंट्स उनसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इन केसेस की जो रुख है या जो इन पे प्रोसीडिंग्स हैं वो कानून के अनुसार हो रही हैं या फिर जजेस की अपनी मनमानी के अनुसार। पहला केस ये है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। आपको याद होगा कि इसमें लीड पिटिशन जो थी वो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की थी और ये 2020 में फाइल हुई थी, जिसमें कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को मार्च 2021 में ऑर्डर्स इशू किए थे। उसके बाद बहुत सारी पिटिशंस चैलेंजिंग द स्टैट्यूट एंड सीक्स टू प्रिजर्व द स्टेटस क्यो विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस स्ट्रक्चर, मतलब जो 1947 15 अगस्त के बाद चर्चेस थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे या मस्जिदें थी, उनका स्टेटस जो का त्यों रहेगा और कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। पर अयोध्या के बाद ज्ञानवापी मॉस्क का सर्वे, मथुरा में शाही ईदगाह एक पिटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट जाती है क्योंकि वहां भी एक ऐसा ही सर्वे ऑर्डर किया जाता है। संभल में एक ऐसा सर्वे ऑर्डर किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है पुलिस की गोली चलने से, और ये ठीक इलेक्शन से पहले किया जाता है। अब इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो इसमें कांग्रेस पार्टी ने डाली है वो ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजिंग कमेटी के साथ महाराष्ट्र एमएलए एनसीपी एमपी डॉक्टर जितेंद्र सतीश अहवाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर प्रकाश कारट मेंबर पॉलिट ब्यूरो, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और मनोज झा मेंबर ऑफ राज्यसभा आरजेडी पार्टी के जो हैं उनके साथ साथ ये जाई जाती है। इसका कंटेंशन जो है वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए देश में बनाया गया है। ज्ञानवापी मॉस्क कमेटी और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी आर्ग्यू करते हैं कि कंसिडरिंग द नेचर ऑफ सूट्स filed against the respective mosque, they are also key stakeholders in the outcome of present petition. यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया है। पहला उनको चांस दिया गया था जुलाई 11 2023 में, कोर्ट ने फिर यूनियन को चांस दिया 2 अक्टूबर 31 2023 में, और पिटिशनर आर्ग्यू कर रहे हैं कि लॉ आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है और फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन को वायलेट करता है, लीडिंग टू आर्टिकल 14 एंड 25 वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो भी है टारगेट लक्ष्य देश के संविधान का जो है, जो देश के लोगों ने आत्मसात किया और बेशक वो जो कमेटी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जिस लोगों ने बनाया था, वो तो कुछ चुने हुए लोग थे। मगर वो देश का प्रतिनिधित्व किया था और उसके बाद स्मूथली इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट की तरह इस देश में चल रहा है। लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। लोगों को बहुत सारे मौलिक अधिकार, बहुत सारी लिबर्टी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली इस संविधान से। उसमें लिखा है कि सब कुछ करने का जो असली लक्ष्य है दैट मस्ट बी कल्मिनेटेड, उसमें रिजल्ट आना चाहिए भाईचारा, किसी भी काम का फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। That is most important. That is the most important fundamental right of the humanity. That is the most fundamental right of the Indian citizen. Fraternity. Fraternity के रास्ते में अगर आपका faith आता है, आपकी आस्था आती है, that will be controlled by the state. Why not? In a constitutional country, in a democracy. आपकी आस्था का किसी की भी आस्था जो कि साइंटिफिक पे या आधारित नहीं होती बहुत बार चीजें, उनको मानने का अधिकार है, आप मानिए, नो प्रॉब्लम। आप उसका प्रचार प्रसार भी करिए, बट देयर आर 3 कंडीशंस। पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली ना हो आपकी आस्था का प्रचार या आपकी आस्था का प्रदर्शन। आस्था के नाम पे इस देश की फ्रेटर्निटी को धक्का पहुंचाने के लिए किसी के पास इवन फिर आस्था का अधिकार भी नहीं है। फ्रेटर्निटी जब खतरे में आती है, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू फेथ। ये आदमियों के, इंसानों की लाशों पे इंसानों की
जान जोखिम में डाल के कोई आस्था वास्ता नहीं चलेगी इस देश में। बैलेंस बनाना पड़ेगा और बैलेंस ऑलवेज टिल्ट इन फेवर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, राइट टू लाइफ। जिस आस्थाओं के चक्कर में रक्त रंजित होता है समाज और चला जाता है, गोलियां चलती हैं, आदमी मर गए, क्या करेंगे? ऐसे मंदिर का, ऐसे मस्जिद का, ऐसे गुरुद्वारे का, ऐसे गिरजाघर का नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। हम्म, और जिसको चाहिए, अगर उसको चाहिए, किसी को कोई इस बात की जिद करेगा मुझे चाहिए, ही कांट गेट इट इन ए डेमोक्रेसी वेयर फ्रेटर्निटी इज द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी, बेस ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। तो जो कानून है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। उसी कानून के अंदर लूप होल ढूंढने वाले, जिनकी दुकानदारियां आस्था पे चल रही हैं, जिनकी दुकानदारियां ढोंग पे चल रही हैं, उन लोगों का ऑडिट करना पड़ेगा, उन संस्थाओं को ऑडिट करना पड़ेगा। इन सारी संस्थाओं को जो फंडिंग आती है जनता की गाड़ी कमाई से, जनता आस्था के चक्कर में पैसे देते हैं, उस पैसे का कहाँ उपयोग दुरुपयोग होता है, ये आस्था की मंडी को सजाने वाले लोग आस्था आस्था चिल्लाते हैं। उनको मानव जाति के सिटीजन की जान का कोई लेना देना नहीं है। वो जाति पाति रिलीजन की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद के बीच में भेद की बात करते हैं। इसलिए जो भी कानून बनाया पार्लियामेंट ने वो बहुत दुरुस्त है, वो देर में आया, बल्कि बहुत पहले होना चाहिए था, शुरू में ही आजादी के वक्त होना चाहिए था, ताकि इस देश में किसी की मस्जिद ना तोड़ के कोई राम मंदिर नहीं बनता। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जो सदियों सदियों तक हमारे ऊपर कालिक पोत दिया इस फैसले ने। और ये इंडिया के लोगों को फंडामेंटलिस्ट लोग दिखाएंगे, और फ्यूचर की हिस्ट्री ये लिख में लोग ये सोचेंगे कौन वकील थे, कौन दलील थे, कौन जज थे, कैसी सरकार थी कि जिस देश में सबूत के बिना भी किसी चीज को तोड़ा गया और तोड़ने वाले को कोई सजा नहीं मिली और उस पे मंदिर बन गया। हम ऐसे किसी भी रिलीजन, किसी भी संप्रदाय के पक्ष में नहीं है। ये कोई भी धर्म नहीं है, ये सारे रिलीजन है, संप्रदाय हैं ये। और संप्रदाय पूरी मानवता के भलाई के लिए बहुत बार काम नहीं करते। वो अपने अपने फॉलोअर बना के अपनी सत्ता, रिलीजन की भी एक सत्ता है, आस्था वालों की भी एक सत्ता है। ये वही सत्ता लोलुप लोग हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी को बाई हुक और क्रुक सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, चाहे आस्था के ठिकानों पे या आस्थाओं की संस्था पे या सो कॉल्ड गुरुडम पे कब्जा जमा के देश को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और जिनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। ये जो कानून है दुरुस्त है, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इसके पक्ष में जाना होगा, ऐसा मेरा अपनी कानूनी समझ है। और इसमें देर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इस केस को निपटाना चाहिए। और कांग्रेस ने भी देर में इंटरवीन किया है। कांग्रेस ने कई मामलों में देरी की है, जैसे इलेक्शन वाले मामले में, मशीन वाले मामले में। एकदम सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। जब एक तरफ में लोग ये चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी या आज की सत्ता में बैठे हुए लोग कानून का और कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपने देरी क्यों करते हैं? आप देरी आपने क्यों की? इसलिए देश के लोगों की निगाह हर पॉलिटिकल पार्टी पे है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट इसमें मैं क्लैरिफिकेशन और दे दूं कि जो बेंच थी, जस्टिस संजय खन्ना, संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने दिसंबर 12 को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया था, जिसमें सारे फ्रेश सूट्स और सर्वे ऑर्डर्स जो थे अगेंस्ट हाँ, रिलीजियस प्लेसेस पे, उस पे रोक लगा दी थी। और कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया था कि जितने भी पेंडिंग सूट्स हैं, जैसे कि ज्ञान वापी का हो, मथुरा शाही ईदगाह का हो, संभल जामा मस्जिद का हो, कोर्ट कोई भी एंटरिम या फाइनल ऑर्डर देने से परहेज करे, क्योंकि ऑर्डर फॉर सर्विस भी ना दे, क्योंकि उससे जो हिंसा हुई उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। एंट्रीम ऑर्डर जो पास किया गया था वो बैच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 एंड आल्सो सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट के ऊपर था। अब मैं बिल्कुल दूसरे वो विषय अच्छा पर अच्छा आता हूँ। जी, हुँ, अच्छा ऑर्डर था वो। जी, जी। अच्छा ऑर्डर, यस, अब मैं आई एप्रिशिएटेड जी, ऑलरेडी दिस ऑर्डर। जी, जी, जी। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। ये दूसरा विषय जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का है बीसीआई चेयरमैन यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा फ्रॉम, जिनका निर्विरोध इलेक्शन होता है राज्यसभा से बिहार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें प्लील मांगी गई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा से बर्खास्त करने की। बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की। उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कोई ग्राउंड इंटरफेरेंस का बनता नहीं है, ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है।
एक्सेप्ट फॉर की इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट जो 25,000 की पटिशनर पर लगाई गई, वो उन्होंने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में यह है कि मिश्रा जी का इलेक्शन अनअपोज राज्यसभा बिहार से होता है, एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनकी प्ली सिंगल जज बेंच ने डिसमिस कर दी थी, जो पहले जिन्होंने याचिका करता थे दिवाकर साहब, और क्योंकि उनका ये कहना था हाई कोर्ट का कि उन्होंने मैकेनिज्म फॉर चैलेंजिंग इलेक्शन एज आउटलाइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो चैलेंजेस होते हैं इलेक्शन को, उसको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि दिवाकर साहब ना तो कोई इलेक्टोरेट हैं हाँ, उस यस। राज्यसभा इलेक्शन के, ना वो कैंडिडेट हैं, और ना ही कोई नेसेसरी लोकस स्टैंडाई वो इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी क्या जिसको कहते हैं ना कि एक हाँ। किसी शख्स को जो उसका लोकस स्टैंडाई हो कि वो क्यों पिटीशन डाल रहा है, वो किस लिए हुँ, अफेक्टेड है, तो ना वो इलेक्टोरेट हुँ, है, ना उनका कोई लेना देना है, तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके 25,000 का फाइन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना और 25,000 के फाइन को हटा दिया। तो ये हाँ, सारा जो मामला है बीसीआई के, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मतलब एक समझिए एक ऑफिशिएटिंग पोजीशन, जो छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, वो लेने के हुँ, बाद वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं और फिर राज्यसभा में देख बैठ के विधायिका भी काम करते हैं, और फिर जुडिशरी में देखिए। वो जरा बहस करके कोर्ट्स में भी जाते हैं। तो ये विधायिका और जुडिशरी का जो ये एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर का जो मिक्स हो गया है अब सारा मामला, हुँ, और जिसमें पावर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा काम करती है इन हुँ, कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग जजेस टू गेट जजमेंट्स, तो हुँ। इसके बारे में जरा बताइए बलराज जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसमें जो भी हुआ है कोर्ट ने किया, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसने दिवाकर ने चैलेंज किया है, इसको उसका लोकस स्टैंडाई नहीं, उसका अधिकार नहीं है इसको चैलेंज करने का। वो इलेक्शन लड़ने वाला नहीं था, वो वोटर नहीं था, वो ये नहीं था जो भी चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन उस पैरामीटर में आता नहीं। मगर हम्म, कोर्ट ने ये ध्यान नहीं दिया कि डेमोक्रेसी बचाने का अधिकार इस देश के हर नागरिक का है। और यहाँ पर उसने इलेक्शन चैलेंज नहीं किया, बीइंग कैंडिडेट कोई उसका अपोनेंट था, इसलिए चैलेंज किया है। इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना और डेमोक्रेसी की रक्षा करना। ये अधिकार कुछ लोगों का नहीं है कि कुछ चंद नेताओं का या जो लोग पार्लियामेंट में बैठे उनका अधिकार है, उन्हीं को हमने सारा का सारा ठेकेदारी दे दी, जो पार्लियामेंट के लोग हैं या विधानसभा में लोग हैं, या कोई सीएम, पीएम है या मिनिस्टर है, उनको हमने ठेकेदारी दे दी या जजों को ठेकेदारी दे दी। नहीं, असली ठेकेदार डेमोक्रेसी की इस देश की जनता है, जनता ही मालिक है। और ऐसे केस में चेयरमैन चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पहले, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। अगर मैं कहूं तो नाम मैं जिक्र करूं, अगर मैं इसमें एग्जैक्ट जो मेरी रिसर्च के हिसाब से, कांता कथुरिया वर्सेस मानक चंद सुराना 1967 में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी। सुप्रीम कोर्ट सेड द ऑफिस ऑफ द बार काउंसिल चेयरमैन इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। और सुप्रीम कोर्ट जब कहती है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, जो इसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 1959 में, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, उसमें कई अमेंडमेंट हो चुके हैं। कई लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है कि ये लोग होते हुए भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, पर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया पार्लियामेंट ने। मैं तो कहूंगा ये पार्लियामेंट का भी करप्शन है। मैं इससे एग्री नहीं हूं एज ए सिटीजन, एज एन एडवोकेट। ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, अभी तक उसको किसी ने निरस्त नहीं किया, उसको अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा। मैं एज ए सिटीजन कह रहा हूं ये पार्लियामेंट ने गलत किया। इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और ये घालमेल है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, इन तीनों के खिलाफ, ताकि एक दूसरे को कंट्रोल करे, देश का सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन में रहे। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पे रहते हुए जो आपको एग्जम्पशन नहीं है, आपने इलेक्शन कैसे कंटेस्ट किया और कैसे उस आदमी का फार्म वैलिड घोषित किया गया? ये एब इनिशियो इलीगल है, एब इनिशियो वाइड है। शुरुआत से ही जो आदमी जिसके काबिल ही नहीं, उसका इलेक्शन का लड़ना, और उस इलेक्शन में जो जो भागीदारी जिन लोगों ने की, स्क्रूटनी जिनको करनी थी, वो सारे इस देश के कानून के अपराधी हैं। और मैं यहाँ एक मजेदार आपको बात बताना चाहता हूँ। मनन मिश्रा से मेरे बहुत अच्छी हेलो हाय है। जी। ही इज एडवोकेट,
उनसे मैं कई बार मिला हूँ और मैंने 2 बातें उनको कही। एक तो ड्रेस कोड इस देश का चेंज करवाओ, ये ब्लैक। मौसम कैसा है इस देश में, मौसम के हिसाब से कोई ड्रेस कोड इस तरह हो, फ्लेक्सिबल हो, वो करो। ड्रेस कोड है मगर ड्रेस कोड इज़ नॉट अप टू द मार्क। और दूसरा, मैंने कहा कि जो वकील लोग राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर बन के या विधानसभा के कुछ बन के मेंबर, ये जो वकालत करते हैं, ऐसे सारे वकीलों के लाइसेंस फॉर दैट टाइम सस्पेंशन होने चाहिए ऑटोमेटिकली। बिकॉज़ एमएलए, एमपी होना छोटा काम नहीं है। दे गेट सैलरीज़। वो एमएलए, एमपी रहने के बाद भी, अपने टर्म के बाद भी उनको पेंशन मिलती है सारी ज़िंदगी। वो मर जाएँ तो उनकी पत्नियों को मिलती है। ऑल जी। बेनिफिट्स दे गेट फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर। और वो अपना धंधा करते हैं वकालत का। उसके चक्कर में वहां का प्रभाव उठा के वहां भी पैसे कमाने में लगे हुए हैं। इसमें चाहे वो सिंघवी है, चाहे सिब्बल है, चाहे मनन मिश्रा है, सारे लोग जितने भी हैं, दिस शायद इज सिंघवी है। हाँ, सिंघवी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी। अगर देश में कोई कानून ना बने फॉर द टाइम बीइंग, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भंग नहीं कर सकते। और वो भी एडवोकेट लोग। और इन्होंने मुझे कहा, हाँ करेंगे मलिक साहब। और मैंने कहा मिश्रा जी इसको करो। हम सुप्रीम कोर्ट में भी मिले, तब भी कहा, बार काउंसिल के ऑफिस में भी कहा, और आई वाज वेरी होपफुल कि ये आदमी कुछ करेगा। तो मैंने उनको, उन्होंने एक बात तो कहा, मैं कहा करो। बोला लिख के दे दो। मैंने सारी बातें बताई। मैं कहा ये बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, इसको करो आप, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। ये जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट वकील माने जाते हैं, ये सारे वो लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। एमएलए, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे और कोर्टों के चक्कर लगाते हैं और देश की वकालत करते हैं। देश की क्या वो, इसलिए मैं इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ। 100% ये देश की जनता के साथ धोखा है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। पार्लियामेंट का काम छोटा काम नहीं है किसी एमपी का, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। इतने सारे काम हैं, इतनी सारी कमेटी हैं, परमानेंट जॉब है ये देश की तरफ से। ये देश का काम ना करके अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो काम चल रहा है, ये बहुत ही घिनौना काम है। तो बाद में आके जब वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो मैंने फिर रोका उनको एक दिन सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा आप भी इसी दौड़ में थे, इसलिए आप उस काम को नहीं कर पाए। मगर हमारे चेयरमैन का पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है हमारे वकील समाज के लिए। और वो एक राज्यसभा के मेंबर से बड़ी चीज है वो। और हम्म। वहां उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। उनको तो इलेक्शन ही लड़ने नहीं देना चाहिए था। रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा ही कैंसिल करना चाहिए था। ये रिट में आता हम्म। है। ये विधिवत कोई इलेक्शन चैलेंज करेगा, दैट इज नॉट गुड। और मैं ये कहूंगा ये नासमझी है हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरह की नासमझी की है। सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए माफ करके एक लिपापोती हुई है इसमें। ये देश के कानून के खिलाफ, ये देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ, और ये वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ के खिलाफ फैसला है। इस तरह से ये साबित हो जाता है कि हमारी कोर्टें जितने इंडिपेंडेंट या जितने एज पर लॉ काम होना चाहिए था, हम्म। उल्टा काया, उल्टा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाना किसी पटिशनर पे जो रक्षा करना चाहता है देश के कानून की, जो रक्षा करना चाहता है डेमोक्रेसी की, उस पे 25,000 का जुर्माना भी। और क्या रीजनिंग दी है हाई कोर्ट ने, नॉनसेंस रीजनिंग। इवन कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट इग्नोर्ड दैट। ये अच्छा नहीं है। ये तो पूरे देश को देखना चाहिए कि हमारी जुडिशरी, जो लोग ऊपर सिस्टम में हैं, उनके पक्ष में फैसले आने में कितना लिबरल मामला है। और जो आम जनता है, जो आम जनता जेलों में सड़ रही है, उनके लिए वही रीजनिंग कैसी हो जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे नजर रखना देश के लोगों की फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं तो ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इसमें बिल्कुल। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं इस माध्यम से मनन मिश्रा जी से भी, कृपा करके आप या तो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दीजिए, अदरवाइज ये बात ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी। ये गलत है और आपसे हम उम्मीद नहीं करते एज एन एडवोकेट। और वो भी एडवोकेट हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी के चेयरमैन हैं, वो इस तरह का काम करें। ये राज्यसभा की सीटें, ये राज्यसभा का सदस्य दुनिया भर के, हमारा गोगोई, चीफ जस्टिस गोगोई था, वो राज्यसभा का मेंबर बन बैठा। चीफ जस्टिस होते हुए जो करामात की है, जो काम किए उन्होंने, जो
देश के साथ एक तरह से धोखा किया है, वो आदमी राज्यसभा में क्या करेगा? राष्ट्रपति ने ऐसे आदमी को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया, तो राष्ट्रपति हुँ, पद की गरिमा, राष्ट्रपति पद एक संस्था है, प्रधानमंत्री पद एक संस्था है, उस पे कुछ लोग कुछ दिनों के लिए ज़िम्मेदारी के साथ आते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो एक संस्था है, वो प्रधानमंत्री की संस्था को चलाने वाले एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इसलिए लोगों को प्रधानमंत्री कहना, मुख्यमंत्री कहना और सीजीआई कहना ये ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस एक संस्था है, उस पे कुछ लोग अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, दमदार भी आ सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो ये संस्थाएँ हैं, ये संस्थाएँ परमानेंट हैं, इन पे बैठने वाले आदमी अप टू द मार्क भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए इनको जिस तरह कहते हैं ना राजा का महल नहीं है, वो महल जनता का है। राजा हुँ। को रहने के लिए दिया जाता था। क्योंकि जनता का पैसा, जनता की कमाई, जनता का टैक्स, तो राष्ट्रपति भवन नहीं है। वो एक भवन है जनता का, जिसमें राष्ट्रपति को रहने के लिए हमने जगह दी हुई है। दैट्स एनफ। तो ये जो फैसला है, इसमें जी, जी। बिल्कुल वो गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत है और एक तरह से मैं इसको कहता हूँ लीपापोती ज्यूरिडिक्शन, हुँ। लीपापोती सुप्रीम जूरिस्प्रूडेंस। कोर्ट जी, 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 जी। इसमें एक और महत्वपूर्ण केस है जिसकी जानकारी मैं आपसे चाहता हूँ, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केवी विश्वनाथ जो हैं जनवरी 16 को उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। एक प्ली हियरिंग थी 2014 में, आपको याद होगा, कोल ब्लॉक एलोकेशन केस, जिसमें जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित किए गए प्राइवेट पार्टीज़ को, वो वापस ले लिए गए थे। बेंच ऑफ सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ये एप्लीकेशन हियर कर रहे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस था, एमएल शर्मा कोल स्कैम केस। जस्टिस विश्वनाथ ने ये कहा कि उन्होंने पहले एक कॉमन कॉज वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गिरीश कुमार सुनेजा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये केस में वो वकील थे, अभिवक्ता थे, इसलिए उस केस को वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं कि कल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और जुलाई 2014 में पैरा 10 जो इफेक्ट में लाया गया था, वो ये लाया गया था कि कोई भी प्रेयर इंपीडिंग प्रोग्रेस की होगी, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल की होगी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होगी वाया एसएलपी, ना कि सीआरपीसी के तहत आप 146 में किसी लोअर कोर्ट में जा सकते हैं कोल ब्लॉक एलोकेशन केस में। रजिस्ट्री ने कंपाइलेशन की थी इस पूरे केसेस की सारी लिस्ट की, जिसमें सारे केसेस को एसएलपीज अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन 2014 एंड 17 इसको सम्मिलित किया गया और सारे मैटर्स बेंच, 3 जज की बेंच के पास 10 फरवरी 2025 को अब अगली बार सुने जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोल ब्लॉक स्कैम में 2014 में एक फैसला आया था 13 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई प्राइवेट पार्टीज को कोल ब्लॉक इशू नहीं किए जाएंगे। और फिर 2014 में मोदी सरकार आती है, अदानी साहब को कोयले के कारखाने दिए जाते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गोडा में, झारखंड में, और भी कई कारखाने सीबीआई की इंक्वायरी और ईडी की इंक्वायरी के तहत और जगह से प्राइवेट पार्टी से भी खरीदे जाते हैं। और उन कारखानों को चलाने के लिए कोयले की खदानें भी उनको दे दी जाती हैं, जबकि कोयले की खदानों पे स्टे है, जिसपे अभी सुनवाई चल रही है। थी जज कमेटी जो है उस पर भी बात कर रही है और सारे केसेस की रजिस्ट्री ने कंपाइल करके और ये भी कहा था कि कोल ब्लॉक एलोकेशन में कोई भी पिटिशनर या इंटरेस्टेड पार्टी होगी वो वाया एसएलपी सुप्रीम कोर्ट सीधे आएगी, लोअर कोर्ट कहीं नहीं जाएगी। और तमाम विषयों पर नजरअंदाज करके पॉलिसी चेंज लाकर कोयले के कारखाने जो बिजली बनाते हैं, बिजली संयंत्रण के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो बिजली के कारखानों को कोयले की खदानों से कोरिलेट कर कर अदानी को छोड़कर बाकी सारी प्राइवेट पार्टीज के कोयले के खदान ले लिए जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को अदानी के जो ये कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के, हसदेव के जंगल काट दिए गए, गोडा का प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया क्योंकि एसईजेड बनाकर बांग्लादेश को बिजली दी, 800 मिलियन फंस गया। और कोयले की दलाली में बहुत सारे हाथ पैर काले, कार्माइकल माइन से जो ऑस्ट्रेलिया से महंगा कोयला आ रहा है, इंडोनेशिया में उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बदल दी जाती है। खैर वो दूसरा विषय है। कोर्ट का जहां तक विषय है कोल एलोकेशन का, इसमें अदानी को लेकर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेती है, बलराज सिंह मलिक जी? देखिए, पहले तो कोर्ट ने ये कहा था और उसमें कैंसल भी किए थे, जो खदानें बिना कॉम्पिटिटिव बिड के दे दी थी, उनको तो कैंसल कर दिया था।
जिनमें कोई कॉम्पिटिटिव बिड हुई थी उनको कैंसल नहीं किया था उस वक़्त। और उसमें जो भी ये था कि जिन लोगों को उस करप्शन में या उसमें केसेज़ हैं, जो भी चल रहे हैं, जिसकी कोई शिकायत है, जिनके कैंसल कर दिए या कुछ और भी जितने भी मामले थे, कि भई ये सब सारे के कॉन्ट्रैक्ट सारे सारे कैंसल मामले कर सुप्रीम कोर्ट सब में कॉन्ट्रैक्ट जितने भी सबके कैंसल कर दिए। सब हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, सबके कैंसल कर दिए थे कि हाँ। सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, जो मुकदमे नीचे की कोर्टों में फिर ट्रायल चल रही थी लोगों की, उससे संबंधित भई अब कुछ भी मामला होगा सुप्रीम कोर्ट में वो आएँगे सीधे, सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की देख-रेख करेगी। इस तरह से सेंट्रलाइज़्ड इस मुकदमे में किया। दरअसल मैं तो यहाँ एक और कहूँगा कि माइनिंग का जो मामला है कोल माइनिंग का, ये खाली कोल से नहीं जुड़ा हुआ, बिजली से नहीं जुड़ा हुआ। ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और खाली एनवायरनमेंट से नहीं जुड़ा हुआ, ये इकोलॉजी और इस धरती के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। कि आदमी की शरारत या खदानों के तरह उससे क्या हम धरती पे आदमी का अस्तित्व भी बचने देंगे कि नहीं बचने देंगे? यहाँ एक नई बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा विशेष आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले। जितना भी धरती में तेल और कोयला है, वो दरअसल उसकी बॉडी का हिस्सा है। वो धरती में इसलिए नहीं बना था कि लोग इसको जलाएँगे। वो धरती को टेम्परेचर एब्ज़ॉर्ब रखने के लिए जो टेम्परेचर है, जो सूरज की वजह से धरती पे गर्मी होती है, उसके लिए इक्विलिब्रियम बनाने का काम करता है और तेल भी उसी तरह का काम करता है। दे आर द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द अर्थ जैसे हमारी किडनी और लीवर होते हैं, ये कोयला और वो ये दोनों चीज़ें हैं। बाज़ आना चाहिए, इसीलिए ग्रीन एनर्जी की जो बार-बार बात हो रही है, ये कोयला जितना बचा है, यूएसए तो अपने कोयले के खदानों को खोद भी नहीं रहा। वो दूसरे देशों से लेता है, जिसको जो ज़रूरत होती है। हालाँकि उससे भी काम नहीं चलेगा, अपना बचा ले, बाकी दुनिया को खुदवा दें, इससे धरती बचने वाली नहीं। आज ये है, एक जगह पे एनवायरमेंटल का कोई लॉस कर रहा है, धरती का लॉस कर रहा है, वो पूरी मानव जाति, पूरी धरती उससे प्रभावित होती है। अब ये जूरिस्प्रूडेंस भी, ये समझ भी दुनिया की बन गई है। इस मामले में कोर्ट ने जो कहा है, इस मामले को भी बहुत जल्दी सुनना चाहिए, इमीडिएटली। अब दूसरी बेंच में, गवई के बेंच में भी सिमिलर केस है। जस्टिस ओका की केस, ओका की कोर्ट में भी एक इसी तरह का केस है। वहाँ क्या है, मुझे ऐसा लगता है, सरकार चाहती कुछ लोगों को पीएमएलए में फँसाने की। अब उन पे भी वही ऑर्डर लागू है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो उन्होंने कहा भई, अब देखते हैं जो ऑर्डर है 2014 का और 17 का फिर ये पीएमएलए वाले केसों में भी लागू होता कि नहीं होता वो ऑर्डर? उसके लिए उन्होंने सरकार से पूछा है, इस तरह का नोटिस जारी किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है और ये इश्यू खाली इन धन्ना सेठों का और सरकार के बीच का नहीं है। ये कोयला, ये तेल, ये खदान इस धरती की है और इस धरती पे रहने वाले लोगों की है, पूरे देश की जनता की है। जनता को फ्रीबीज़ के चक्कर में वोटिंग कर के इस तरह ना करें कि खाने-पीने में इतना मस्त हो जाएँ, इधर से हमारा जीने का अस्तित्व और हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य चौपट ही हो जाए। इसलिए देश के लोगों को और देश के वकीलों को इसमें खूब जागरूक होने की ज़रूरत है और लगातार नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। नज़र बनाएँगे तो जूरिस्प्रूडेंस भी अच्छा सामने आएगा देश में। नज़र नहीं रखेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस उसी तरह का होगा, किसी केस में रीज़निंग कुछ दी जा सकती है, दूसरे केस में आम आदमी के केस में रीज़निंग कुछ दी जा सकती है, प्रभावी लोगों के केस में रीज़निंग कुछ दे के स्कॉट फ्री लोग छूट जाते हैं। ऐसा खूब देखने में आया है और आ रहा है। आपने जो इकोलॉजिकल डिजास्टर की बात की तो मैं आपको बता दूं अभी एक एबंडेंट कोल माइन थी जिसमें अवैध खनन हो रहा था और मजदूरों के पास क्योंकि काम नहीं था और वो जब नीचे जाते हैं और वो 200 फीट अंदर चले जाते हैं रैट होल हुँ। माइन में और वहां पानी आ जाता है। आपने वो पिक्चर देखी होगी काला पत्थर। वैसी कोई हाँ, सिचुएशन में 8 मजदूर पानी में डूब के मर जाते हैं। 4 की लाशें मिल गई हैं, 4 की लाशें अभी नहीं मिली हैं। और बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में ऐसी ही एक अबंडेंट माइन में लोग गोल्ड तलाशने नीचे उतर जाते हैं, 86 लोग मारे जाते हैं, बिल्कुल, 86 लोग। बिल्कुल। तो हुँ, जो लालच की तो कोई सीमा नहीं है और बिल्कुल, जितना बिल्कुल। धरती से आप लेते हैं, अगर उसका 10% भी आप धरती को दे दें तो फिर धरती तो स्वर्ग बन जाए। तो हम लोग हुँ, धरती से लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट के नाम पर, पेड़ लगाने के नाम पर हम पेड़ काटते हैं, पर पेड़ वापस नहीं लगाते हैं। हम प्रदूषण करते हैं, पर हम नदियों को और जल प्रवाह को साफ नहीं रखते हैं।
हम धरती जितना जी, जी, जी। धरती खुद, जैसे माँ बच्चे को खुद दूध पिला के खुश होती है और बच्चा दूध पी के खुश होता है, उसका पालन-पोषण होता है। वही बच्चा बड़ा होके ऐबी-कवाबी होके ये कहे, "माँ अब दूध तो आपके सतन में नहीं है, अब मैं आपकी किडनी खाना चाहता हूँ।" दैट इज़ द हुँ, सिनेरियो, दैट इज़ द सिचुएशन। आज मानव जाति उसी तरह से अपनी धरती माँ का सीना चीर के उस धरती को ही खत्म करने पे आमदा है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह के या ज़रूरी कह के, बिजली कह के, अरे भई इस तरह से जीने का या इस तरह के चीज़ों के आविष्कार हो ही सकता है, हो ही गया है दुनिया में, ताकि कोयले और क्रूड ऑयल से धरती के सीने से चीर के जो धरती के इम्पोर्टेंट अंग हैं, उनको ना निकाला जाए, ये समझ आ गई है मानव जाति को। तो इसलिए पूरे देश की जनता को इसमें सहयोग भी करना चाहिए और साथ में खुद सरकार की पॉलिसी अगर इस तरह की है जो खतरनाक है धरती के लिए, उसका डट के मुकाबला भी करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। चाहे वो पीआईएल, पीआईएल क्या है? पीआईएल एक तरह से देश की डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए जनता की भागीदारी है और कुछ नहीं है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू पार्टिसिपेट, टू सेव द कंट्री, टू सेव द ह्यूमैनिटी, टू सेव द डिग्निटी ऑफ द पीपल एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। ये कोई खैरात नहीं है। तो वो भी रिट पिटीशन जो डाला है हमारे मनन मिश्रा जी के खिलाफ, ये उसी के तहत है। मैं हुँ, और उन्होंने ठीक काम किया था। अगर कोर्ट को इस देश के रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता हो, तो ऐसे पिटीशन को एप्रिशिएट करना चाहिए था। जिस हुँ, पिटीशन को इस तरह से 25,000 कॉस्ट लगा के इस तरह की गलत, मैं इसको क्या समझता हूँ, मैं बेहुदा भी कहूँ तो, रीज़निंग दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और सुप्रीम कोर्ट ने बस थोड़ा-सा उसका चलो 25,000 इसका छोड़ो, इसी में खुश हो जाएगा। नहीं, ये देश का प्रश्न है और देश इसमें यही चाहता कि एक आदमी वो जुडिशरी में भी है, एक आदमी एग्ज़ीक्यूटिव में भी है, एक आदमी लेजिस्लेचर में। क्या मज़ाक बना रहे हो? ये हुँ, सबकी भागीदारी का नाम डेमोक्रेसी है। चंद लोगों को कंसंट्रेशन या केंद्रीकरण करोगे सारे देश का ज़िम्मेदारी। अपने पदों की ज़िम्मेदारी पूरी कर नहीं पा रहे, राज्यसभा भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, चेयरमैनशिप भी चाहिए और कोर्ट की वकालत भी चाहिए। अरे कोई सब्र भी है क्या? इतनी कैपेसिटी है क्या? हर चीज़ के साथ आप न्याय कर पाओगे? दैट इज़ नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। और इसी तरह से जितने वकील हैं जो राज्यसभा, लोकसभा या मेंबर ऑफ विधानसभा हैं जितने लोग, वो अपने काम से न्याय करें, देश की जनता को धोखा ना दें। या तो वहाँ से जी। इस्तीफा दे दें, अगर प्रैक्टिस करनी है तो, अदरवाइज़ ये लॉ तुरंत होना चाहिए। जिस लॉ को बनाने में सहयोग होना चाहिए था, वो खुद ही एमपी बन बैठे, मिश्रा जी। वो तो बिल्कुल ड्यूटी ठीक की नहीं। है। हाँ, वो ड्यूटी जी, की नहीं और इधर-उधर वो चीफ जस्टिस को बुलाते हैं, गार्लैंड पहनाते हैं, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट में आता है उसको गार्लैंड प पहुँचाते हैं, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं फिर नेताओं की चमचागिरी करके आप राज्यसभा में पहुँच गए। क्या हो रहा है ये देश में? बिल्कुल गलत हो रहा है। देश के लोगों को, देश के वकीलों को एकजुट होके आवाज़ उठानी चाहिए। सब ये नहीं कि हम भी ये लालच के चक्कर में बुढ़ापे तक पहुँच जाएँ और फिर पछताएँ कि हमने तो देश के लिए बोल नहीं पाए, देश के लिए कर नहीं पाए। अभी से, आज से ही शुरू कर दो। जो भी गैर कानूनी जो काम हो रहे हैं, जो भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक काम है, रूल ऑफ लॉ के लिए खतरनाक है, वो चाहे किसी भी पोस्ट पे कोई भी आदमी है, हम उसको बोलना चाहिए। हम आदमी के खिलाफ नहीं किसी के भी। हम अपने देश के पक्ष में हैं, सबके भले के लिए बोलते हैं। इंडिविजुअल से किसी का किसी से कोई लेना-देना नहीं है। मगर जो देश में कब्ज़ा रखने की मानसिकता से देश के सिस्टम को धराशायी कर रहे हैं, वहाँ बोलने की सबको ज़रूरत है, सबसे निवेदन है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि सत्ता और लालच की कोई सीमा नहीं है और उसको संयम में रखना और सभी लोगों के साथ पावर शेयरिंग कर और देश को समृद्ध करना, आगे बढ़ाना, यही लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए बलराज सिंह मलिक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू।